सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज से हम लोग आईएफएस का क्विक रिवीजन करने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? क्विक रिवीजन। और आज से आप लोग आईएफएस का वो जो पेपर दिए थे 32 क्वेश्चन वाला, उसका प्रिंट आउट करवा के निकाल के रख लीजिए भाई। और उस प्रिंट आउट के सामने एक एक करके आपको हम आंसर का पेज नंबर बोलते जाएंगे, आंसर रेडी करते जाएंगे, और जो आंसर होगा वो आंसर को समझाते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग करना है। तो ये हम लोग का आईएफएस का क्विक रिवीजन क्लास है। स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए पहला पार्ट है वीडियो का। देखिए सबसे पहले, अच्छा आंसर का जो पेज नंबर है ना, वो भी आपको ना पीडीएफ के हिसाब से लिखना होगा, क्योंकि बुक में पेज नंबर प्रिंट में आया नहीं। तो पीडीएफ पे पेज नंबर देख के बुक को फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, हम बताते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इसका आंसर कोचिंग का पीडीएफ में कितना नंबर पेज में बाबू बताइए? पेज नंबर, एक बार पीडीएफ वाला पेज से बोलिएगा बाबू, पीडीएफ के हिसाब से बोलिएगा। पीडीएफ निकल लिखते जाइए वहां पे। आप लोग पेज क्यों पलट रहे? देखो यही बात है, आप लोग अप्रोच ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, आपको पेज पलट के अभी क्या होगा, आप सिर्फ पेज नंबर लिख लीजिए ना प्रिंट आउट में। या आपके पास अगर बाय द वे, सुनो बाय द वे, अगर किसी के पास प्रिंट आउट नहीं लाए हो कोई बात नहीं है, आप बुक में लिख लीजिए 1 का आंसर इतना नंबर में। बुक में ब्लैंक पेज या कहीं पे भी जगह होगा लिख लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, इसका पेज नंबर कितना है बोलिए? 31। पीडीएफ में बताइए कितना है? पीडीएफ में पेज नंबर 31 है और आपको समझाने जा रहे हैं। रेडी? समझे ना? कोई भी ब्लैंक कॉपी या जगह है कहीं पे होगा वहीं पे लिख लीजिए 1 का पेज नंबर 31। आप बुक में फोल्ड कर लीजिए जिनका बुक है। पेज नंबर 31, चैप्टर कौन सा बाबू? 31। पहला का आंसर पेज नंबर 31। समझाना स्टार्ट करें। हाँ, क्विक रिवीजन पूरा 32 का 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और समझाएंगे आपको, चाप मत लीजिए। और समझा हुआ रहेगा तो बना के लिख पाइएगा, थोड़ा किताब वाला, थोड़ा मेरा वाला भाषा, थोड़ा अपना वाला भाषा। चलिए पहला का आंसर लिख लीजिए एक जगह पेज में, एक सिंपल सा एक तो पेज निकालिए, पेज में लिख लीजिए 1 का पेज नंबर 30 कितना है? पीडीएफ से पेज नंबर 31 है। ओके। या किसी कोई बच्चा को मोबाइल अच्छा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, तो पीडीएफ के अंदर ही एडिटिंग होता है, पीडीएफ के अंदर लिख लीजिए सामने पेज नंबर 31। चलिए ठीक है, रेडी है, हमको भी भेज दीजिएगा। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, यही पूछा है ना। चलिए पूरा रिवीजन कराते हैं। पेज नंबर 31 निकाल लीजिए, फोल्ड कर लीजिए उसको, जिससे खोजने में दिक्कत ना हो। मिला? चलिए, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है, पूरा रिवीजन। रेडी? अब देखो बच्चे लोग पूछते हैं कि क्या इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। हम आपको बार बार बोले, देखिए और कैमरा में बोले हाँ इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज घुमा देता है तो आप लोग उसको भी सोचते हो नया क्वेश्चन आ गया। आपने पढ़ा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, बात सुनिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू इशू मार्केट एंड शेयर मार्केट। अब बच्चे लोग आके बोले जाओ नया क्वेश्चन था, आपको समझा हुआ रहेगा तब आप कर पाएंगे। सुनिए, न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी, देखो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो भाइयों और बहनों, प्राइमरी मार्केट वो होता है ना, प्राइमरी मार्केट जहां फर्स्ट हैंड शेयर में डील करते हैं। जो बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना, यही आपको फायदा होगा एग्जाम में, याद रखिएगा। क्योंकि आपको भी पता है आप कितना पढ़े, इतना 1.5 महीना पहले आपको सेशन दिया था, अभी तक आप लोग में रेयरली 2-4 बच्चे पढ़े होंगे। तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे फर्स्ट हैंड शेयर में डील करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पे सेकंड हैंड शेयर में डील करते हैं। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट। क्या नाम है? न्यू इशू मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट। समझे? उसके बाद लाइन बाय लाइन सारा पॉइंट शॉर्ट में बता दे रहे। प्राइमरी मार्केट जो है वहां पर नया सिक्योरिटीज में डील होता है, सेकेंडरी मार्केट में या शेयर मार्केट में सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में डील होता है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन से घुमा के पूछ दिया, व्हाट यू राइट द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, खाली प्राइमरी वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। राइट द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी में खाली सेकेंडरी वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। तो आपको बहुत ही ब्रॉडली पढ़ना होगा। 32 क्वेश्चन एग्जॉस्टिवली कवर्ड है, आपको वो 32 क्वेश्चन के आसपास का चीज भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई क्या क्या इससे लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, प्राइमरी मार्केट में आप फर्स्ट हैंड शेयर बेचते हैं, सेकेंडरी मार्केट में सेकंड हैंड शेयर बेचते हैं। तीसरा बात है, प्राइमरी मार्केट में न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी मार्केट में नया जो कैपिटल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी का फ्लो होता है। नीड,
प्राइमरी मार्केट जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेकेंडरी मार्केट कैपिटल को बस मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्राइमरी मार्केट जो है वो किस देखो, प्राइमरी मार्केट जो वो किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट जो है ना वो सेबी के कंट्रोल में, पूरा का पूरा शेयर मार्केट जो है पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में बाबू? सेबी के कंट्रोल में, समझे ना? पूरा पॉइंट याद करिएगा। अच्छा, लोकेशन देखिए, प्राइमरी मार्केट जो होता है ना बाबू उसका कोई लोकेशन नहीं होता है, और सेकेंडरी मार्केट का लोकेशन होता है। प्राइमरी मार्केट का कोई लोकेशन नहीं है, अपना कोई स्पेसिफिक फिक्स जगह नहीं कि ये प्राइमरी मार्केट है, नहीं। प्राइमरी मार्केट एक सिचुएशन है, जब पहली बार शेयर बेचोगे ना इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट का क्या है बाबू? अपना एक लोकेशन है जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं बाबू? स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट हैज नो बिल्डिंग, सेकेंडरी मार्केट हैज बिल्डिंग। प्राइमरी मार्केट का कोई बिल्डिंग नहीं है, सेकेंडरी मार्केट का बिल्डिंग है। बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पूरा बता दिए, समझ के अपना भाषा में बना के लिख ली, बुक वाले एक बार रीडिंग मारे, बस समझे ना? तो हम तो देखो जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना अगर आप पढ़ लेंगे घर में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन आप उतना भी एफर्ट नहीं दे रहे। इतना पढ़ाते हैं आप, इतना घर में रीडिंग करते हो, बात समझे? देखो जितना, एक बार बताइए, पूरा 6 महीना में जितना दिन हम लोग क्लासेस किए, 5 दिन 6 दिन का हिसाब से, वो सारा क्लासेस को आप जोड़ के देखिएगा, तो जितना दिन हमने पढ़ाया होगा, क्या आपने उतना घंटा भी मेहनत किया? अगर आपने उतना घंटा मेहनत किया है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो भी आप पास तो हो जाओगे, लेकिन मार्क्स थोड़ा कम आएगा। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा घर में एफर्ट दीजिए, बात समझे? क्योंकि इसका भी रीज़न समझिए, अगर मार्क्स भी बहुत कम रहेगा ग्रेजुएशन में तो फिर बाद में ग्रेजुएशन का ऐसे भी वैल्यू कम है, और मार्क्स कम रहेगा तो और भी वैल्यू बेकार रहेगा। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा मार्क्स पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, अच्छा कितना बिल्डिंग हो गया? अमाउंट ऑफ मनी, न्यू इशू मार्केट में ना कम पैसा इन्वेस्ट होता है, समझे ना? और शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, समझे? और न्यू इशू मार्केट जो है ना वो नया नया एंटरप्रेन्योर, नया नया बिजनेसमैन लोग को हेल्प करता है, पैसा बनाने में हेल्प करता है। और शेयर मार्केट जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग को, सेवर लोग को पैसा इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। बहुत पैसा आपके पास पैसा बचा हुआ है, शेयर मार्केट में लगा दिए। तो शेयर मार्केट का दूसरा नाम सेकेंडरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट का दूसरा नाम प्राइमरी मार्केट। तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी देगा तो आप आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समझे? थोड़ा रिवीजन हो गया पुराना वाला चीज। दूसरा बोलिए, दूसरा क्वेश्चन बोलिए बाबू, एक बार बोलिए ना क्वेश्चन में बाबू निकालना। बुक बिल्डिंग मेथड का ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो बुक बिल्डिंग मेथड का ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसका पेज नंबर आपको बताते हैं, पेज नंबर 39, बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, पेज नंबर 39, कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग, ठीक है? चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट पूछा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही लिखा हुआ, डेफिनेशन, मीनिंग सब। बताते हैं, देखिए पेज नंबर बाबू लिखिए, देखिए देखिए बाबू, बात नहीं, बुक बिल्डिंग मेथड का मतलब क्या होता है, पहले मेथड का मीनिंग समझिए, नहीं तो क्या होगा याद करके आपको बड़ा परेशानी हो रहा होगा। भाइयों बहनों, बुक बिल्डिंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस, बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है? तो बुक बिल्डिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहां पर शेयर का प्राइस जो है अंडरराइटर डिटरमाइन करता है। अंडरराइटर मतलब सिंपल लैंग्वेज समझिए, ब्रोकर। व्हेन द शेयर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जिनका भवानीपुर में सेंटर पड़ा है, बस समझे? तो बुक बिल्डिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर भाइयों और बहनों शेयर का जो प्राइस होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द अंडरराइटर। की पॉइंट हो गए, बुक बिल्डिंग मेथड इज अ मेथड वेयर द शेयर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द अंडरराइटर। बुक बिल्डिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पे शेयर का प्राइस जो है वो कौन डिटरमाइन करता है बताइए? अंडरराइटर। देखते हैं क्या लिखा हुआ, बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ इशू मार्केटिंग वेयर इन्वेस्टर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एन इशू। दिस मेथड ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटी हैज नॉट येट बीन वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया। अंडर दिस मेथड द प्राइसिंग ऑफ इशू इज लेफ्ट टू इन्वेस्टर। पैसा लगाने वाले को बोले कि बाबू आओ तुम पैसा लगाओ, और तुम ही बोलो शेयर का दाम कितना होना चाहिए। तो जब आप शेयर का प्राइस डिटरमाइन करने का काम इन्वेस्टर के ऊपर छोड़ देते हो, मतलब अंडरराइटर के ऊपर छोड़ देते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग। बुक द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मस्ट कोट द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दे विश टू बाय एंड प्राइस विच दे इंटेंड टू पे। सामान का कितना खरीदोगे शेयर, 500 शेयर खरीदोगे, वो भी तुम डिसाइड करो, और कितना रुपया खरीदोगे, अपना प्राइस और अपना क्वांटिटी मेंशन करके दो।
तो जब प्राइस और क्वांटिटी आप पहले से मेंशन कर देते हो, मतलब हियर द इन्वेस्टर कोट देयर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दैट दे वांट टू बाय एंड द प्राइस एट विच दे वांट टू बाय द शेयर्स। कितना पीस लीजिएगा, किस रेट में लीजिएगा, दोनों मेंशन कर दीजिए। कितना पीस लीजिएगा, किस रेट में लीजिएगा, दोनों जब आप मेंशन कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे? बुक बिल्डिंग। बुक चलिए, बहुत सारा एडवांटेज दिया हुआ है, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा आप, ठीक है? एडवांटेज हम नहीं पढ़ा रहे, रीडिंग करें। आप एग्जाम में एडवांटेज भी लिखेंगे, हम एडवांटेज रीडिंग नहीं कर रहे, एडवांटेज सेल्फ रीडिंग करिएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यस बोला है कैपिटल मार्केट में नया शेयर बेचने का क्या मेथड है, इसका पेज नंबर बताइए। इसका मेरा बुक में लिखा हुआ है बहुत सुंदर से, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। न्यू इशू है ना, न्यू इशू का बोला है ना, ठीक। मतलब बोला है, क्वेश्चन में पूछा है कि नया शेयर को बेचेंगे तो कौन कौन सा मेथड से बेच सकते हैं। पेज नंबर बताइए बच्चों। 32। किसी को पीडीएफ में एडिटिंग करना आता होगा तो पीडीएफ में ही लिख दो भाई, हमको भेज देना, मत भेजिए, मेरे पास आदमी बहुत है। देखिए ओके बाबू, देखिए पेज नंबर 30 पीडीएफ में देख लीजिए, पेज नंबर 32 में आ रहा कि नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कितना में आ रहा पीडीएफ में? देखिए पेज नंबर 32। आओ बच्चों, देखिए बात नहीं तो प्राइमरी मार्केट से शेयर इश्यू करने का, प्राइमरी मार्केट से पैसा कलेक्ट करने का क्या क्या मेथड है। पहला तरीका है, हो गया यहां तक? बहुत सारा मेथड बुक में लिखा हुआ है। पहला मेथड है पब्लिक इश्यू डायरेक्टली, मतलब पब्लिक को डायरेक्टली शेयर बेच के आप प्राइमरी मार्केट में पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, समझे ना? तो पब्लिक इशू डायरेक्टली में क्या लिखेंगे कि दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग द कैपिटल फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट वेयर या इशूइंग द शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट वेयर बाय द शेयर्स आर डायरेक्टली इशू टू द पब्लिक। नॉर्मल पब्लिक को डायरेक्टली जो शेयर बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्विक रिवीजन मतलब शॉर्ट में एकदम बता रहे हैं आपको। दूसरा हो गया राइट शेयर। राइट शेयर मतलब जो पहले से आपका शेयर होल्डर है, उसको जब आप शेयर बेचते हो, इसको क्या बोलते हैं बाबू? राइट शेयर। तो राइट शेयर इज द मेथड ऑफ इशूइंग द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर पहले से मेरा है उसको शेयर बेचना। अगला है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को पैसा शेयर बेच रहे हैं। जैसे आप लोग इतने सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक आदमी को हमने बुक बेचा। जब किसी एक पर्टिकुलर आदमी को आप इन्वेस्ट करोगे, पर्टिकुलर आदमी इन्वेस्टर को आप शेयर बेचोगे, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। जो आपका फेवरेट इन्वेस्टर है उसको पैसा शेयर बेचेगा, तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है बाबू? उसके बाद आइए बॉट आउट डील। बॉट आउट डील का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में शेयर एक ही बार में खरीद लेते हैं, अब बाद में फिर उसको छोड़ो, धीरे धीरे बेचते रहते हैं। इसको बोलते हैं बॉट आउट डील। क्या होता है बाबू? ये की पॉइंट्स है, हम आपको वो बात बोल रहे हैं जो एकदम मेन बात है, अब उसी के आसपास का चीज सब लिखा हुआ बुक में। तो बॉट आउट डील मतलब जब आप लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हो, अब बाद में फिर उसको बेचते हो, इसको बोलते हैं बॉट आउट डील। बॉट आउट। और उसके बाद है इशू ऑफ शेयर थ्रू फॉरेन करेंसी और यूरो इशूज। फॉरेन करेंसीज में जैसे जीडीआर हो गया, जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, इसके टर्म्स में जब आप बेचोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? उसको हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ शेयर थ्रू द फॉरेन करेंसी और यूरो इश्यूज। ठीक है, देखिए अगले दिन जब आप आना तो प्लीज याद कर लेना सब जो घर में आकर के। आपको ऐसा, आप लोग में कुछ बच्चे अभी भी ऐसा सोच रहे कि अभी एग्जाम में 15 दिन बाकी है। भाइयों और बहनों प्लीज फील द मोमेंट कि एग्जाम के लिए, देखिए मेन क्या हो रहा है ना, 5 का एग्जाम 20 तारीख को है, तो 5 का एग्जाम इसी महीना में, तो वो लोग फील कर लिया कि वो लोग का एग्जाम है। वो लोग पागल का तरह पढ़ा करेंगे, 1 बजे 1:30 बजे रात को लाइव क्लास कराते हैं, 200 बच्चे 300 बच्चे लाइव क्लास में आ जाते हैं। लाइव क्लास में लोग जागा रहता है सब, और उसके बाद भी 2 बजे 1 बजे रात तक बच्चा लोग पढ़ाई करता है। आप लोग भी कर रहे होंगे पढ़ाई, लेकिन अब अभी तक आप लोग को फीलिंग्स नहीं आया कि एग्जाम आ रहा। आप लोग का फीलिंग 1 फरवरी को आएगा, क्योंकि 2 फरवरी को एग्जाम, तो क्या है ना, फरवरी में दे दिया ना। अगर इस महीना में रहता है ना तो अपने अंदर भी वाइब्स आया था, ऊपर से बीच में सरस्वती पूजा आ गया, तो बहुत सारा बच्चा उसका तैयारी ज्यादा कर रहे, एग्जाम की तैयारी कम करे। देखिए पूजा तो हर साल ही होगा, एग्जाम अगर आप एक बार बैक कर जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन बैकआउट हो जाएगा। इसीलिए आप अपना फोकस करिए पढ़ाई पे, थोड़ा जाके चंदा मत काटने लगिएगा बाबा, बोलना यही चाह रहे थे। देखिए बात समझे ना, मतलब पूजा में पार्टिसिपेट करिएगा लेकिन चंदा काटने मत चल जाइएगा। चंदा काटने में टाइम वेस्ट होता है। कुछ हैंडसम बच्चे लोग चंदा काटने के लिए जाते हैं, रोज क्लास के बाद देखते हो लोग बाहर में घूमते रहता है। काटिएगा लेकिन चंदा काटने जाइएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के मत जाइएगा बाबा। एग्जाम आपका आ रहा है, अपना छोटा भाई को भेज दीजिएगा जो लोग अभी उच्च माध्यमिक में।
आइए जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन का मतलब क्या बोला है? प्राइमरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में नया शेयर बेचने का क्या तरीका है? तो भाइयों बहनों, नया शेयर बेचने का तरीका एक क्विक रिवीजन में पब्लिक इशू, राइट शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट, बॉट आउट डील, इशू ऑफ शेयर थ्रू फॉरेन करेंसी। सारा की पॉइंट पढ़ा दिया। की पॉइंट याद रखिएगा, एक बार बुक रीडिंग करिएगा, मेरा वीडियो के एग्जाम से एक दिन पहले देख के चला जाइएगा, बना के लिख के आ जाइएगा एग्जाम, दोनों में हेल्प रहेगा। 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन बोलिए। बात नहीं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक का फंक्शन, हर पॉइंट में कम से कम आप लोग पूछते हो कितना लिखना है? 8-10 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा बाबा, 8-10 पॉइंट ऑन एन एवरेज सब में लिखिएगा, नहीं तो फिर मार्क्स बहुत काटेगा आईएफएस में, याद रखिएगा बाबू। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का पेज नंबर बताओ। 41। चलो आओ एक बार शॉर्ट में क्विक रिवीजन, पेज नंबर 41 कोचिंग का बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। देखिए चले, पेज नंबर भी देख ले रहे और डिस्कस भी कर रहे, कैसे लिखना है वो भी देख ले रहे और शॉर्ट में एक बार रिवीजन भी करा ले रहे। बाबू कमर्शियल बैंक का फंक्शन, आइए रेडी। आस्ते बात नहीं, कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है सुनिए भाइयों और बहनों। कमर्शियल बैंक का पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा आंसर में। सर आपका बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, आपको हम पढ़ाने टाइम में भी बोले थे हर चीज बुक में बयान नहीं किया जाता है, हर चीज बुक में बयान नहीं किया जाता है। कुछ चीज को, हर चीज जो है ना लफ्जों से बयान नहीं कर सकते, कुछ चीज को इंसान की आंखों से भी समझना पड़ता है, बात समझ रहे ना? तो भाइयों और बहनों, जब आप कमर्शियल बैंक के बारे में लिखेंगे, प्लीज बात नहीं, सिर्फ सुनिए, बात करना तो घर चलिए बाबा, क्लास में बात करने के लिए नहीं बुलाया हम, पहले बता दे रहे, बात करने और आपका हरकत देखने के लिए क्लास में नहीं बुलाया, क्लास में आए और पढ़ने के लिए चुपचाप से। कुछ बच्चे मूवमेंट्स इधर उधर कर रहे, सब दिख रहे हैं यहाँ से, तो हम बार बार आपको इग्नोर कर दे। क्लास में अगर बैठे हैं तो पढ़ने बैठे, नहीं तो आप ही नहीं आते, जो बहुत बच्चे नहीं है आप ही नहीं आते, क्या प्रॉब्लम? क्योंकि ऐसे नहीं, इरिटेटिंग रहता, अगल बगल में भी बच्चे होता, देख के बात क्या करिए। देखिए तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक का फंक्शन का हम लोग बात करें, कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है, तो पहले क्या लिखिएगा? डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन में क्या लिखिएगा? कमर्शियल, पहले बैंक का डेफिनेशन लिख दिया। व्हाट इज बैंक? द बैंक रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज कंसर्न्ड विद एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन। बैंक में, बैंक का काम क्या? बैंक आज के मतलब, आज के जमाने में बैंक का मतलब होता है भरोसा, बैंक का मतलब होता है ट्रस्ट, बैंक का मतलब होता है विश्वास, बैंक का मतलब होता है जिस पे आप भरोसा करके अपना पैसा जमा करते हो। और बैंक के बारे में 2-4 लाइन जो इंग्लिश में बोल रहे हैं हम व्हाट्सअप, वो सब लिख दीजिएगा। बैंक रेफर्स टू द ट्रस्ट, बैंक रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर द पीपल डिपॉजिट देयर मनी, एंड देयर आर वैरायटीज ऑफ बैंक इन आवर कंट्री, एंड वन ऑफ देम इज कमर्शियल बैंक, एंड कमर्शियल बैंक हैज फॉलोइंग फंक्शंस टू परफॉर्म। उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे, बोलिए हाँ कि नहीं? इसीलिए मैंने रिवीजन करा रहे, क्या क्या फंक्शन एक एक करके पॉइंट बता रहे। पहला काम एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, एंड कमर्शियल बैंक कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन 4 वेज: करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया। ठीक है बाबू, ये सब बात वहां पे बुक में भी मेरा है, लिख दीजिएगा बना के। उसके बाद लोन प्रोवाइड करना, लोन देना इसका दूसरा काम है बच्चों। लोन देना इसका कैसा काम है बाबू? दूसरा काम। सेकेंड वर्क इज टू गिव द लोन, टू गिव द लोन देना इसका दूसरा काम है। उसके बाद तीसरा है इंस्पिरेशन फॉर सेविंग्स। इंस्पिरेशन फॉर क्या बाबू? सेविंग्स। आपका बहुत सारे लोग सेविंग्स, देखो बहुत सारे लोग बैंक में ही पैसा जमा करते हैं, दे सेव द मनी बट दे डोंट डिपॉजिट देयर मनी इधर एंड इधर। वो लोग इधर उधर अपना पैसा जमा नहीं करते, वो लोग बैंक में ही पैसा जमा करते। बैंक ना होता तो लोग पैसा नहीं जमा करते, बैंक नहीं होता तो लोग तकिया के नीचे अलमारी के पीछे, तकिया के नीचे अलमारी के पीछे जमा करते। और जब से बैंक आया लोगों का भरोसा जीत गया। आपका बात नहीं, आपका पैसा का यूज भी रहता है ना, फिर भी आपके मन में क्या चलता है? आप सोचते हो कि यार पैसा का क्या यूज करे, चलो बैंक में रख देते, जरूरत होगा तो निकाल लेंगे, सेव तो रहेगा, सेव तो रहेगा। तो लोगों का सेविंग्स बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्री और ट्रेड, इसको डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करता है। इनकैशमेंट ऑफ बिल, अगर आप बिल लेके जाएंगे, आपको पता होगा बिल मैच्योरिटी में डेट होता है तभी बिल का पैसा मिलता है, लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले भी अगर आपको पैसा चाहिए बिल का, तो आप जा करके कमर्शियल बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। चेक, आप देखते होंगे जहां जहां अकाउंट्स में चेक आता है वहां वहां हम लोग बैंक वर्ड का यूज करते हैं। कोई हैंडसम विद्वान बच्चा एक बार पूछा कि भाई चेक के बदले बैंक ही क्यों यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? बैंक का पूरी दुकान में क्लियर होगा। बैंक ये चेक जो है कहाँ क्लियर होगा बताइए? बैंक में। चेक कहाँ क्लियर होगा? पूरी दुकान में कि बैंक में? बैंक में। तो चेक इज ऑलवेज क्लियर इन बैंक। तो चेक का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंक से ही रिलेटेड है, बैंक के अलावा कहीं और चेक नहीं होता है। बैंक के अलावा किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चेक शब्द सुने हो आप? नहीं सुने हो। उसके बाद है
असिस्टेंस इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ट्रेडर, कोई शेयर ब्रोकर है, शेयर मार्केट में डील कर रहा है, उसको भी हेल्प करता है। असिस्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद असिस्टेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में समझते हैं, देखिए आपके एग्जाम के लिए वही वाला एप्लीकेबल, जो पढ़ाया वही वाला एप्लीकेबल है। एक सेकंड रुक जाइए, लोग का वीडियो। अब ये वाला स्क्रीनशॉट पे करने के बाद ना फॉर्म दिया हुआ है, जो टेलीग्राम व्हाट्सएप में जो फॉर्म दिया हुआ ना, फॉर्म को फिलअप कर दिया, नहीं तो आपका डेटा मिसिंग हो जाएगा। फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, पेमेंट डिटेल अटैच करके, ठीक है। आइए अगला है बाबू, प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल, पढ़ाया था आपको, वो बात नहीं। आजकल जो बैंक है ना वो लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आपको अगर अपना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई गहना गुड़िया अगर आपको जमा करना होगा तो आप जा करके बैंक में जमा कर सकते हो। बैंक आजकल लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉकर फैसिलिटी मतलब यू कैन डिपॉजिट इनटू बैंक, आप अपना कोई भी डिटेल्स को बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन बैंक उसके लिए अलग से आपसे चार्ज काटता है, उसको लॉकर रेंट बोलते हैं। अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आजकल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे जॉब है। आप लोग में जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो, किसी को अगर जॉब करना होगा तो बैंक में आप कभी भी जॉब कर सकते हैं। बैंक में आपको क्रेडिट के कार्ड सेल का जॉब मिलेगा, बैंक में आपको अकाउंट खुलवाने का जॉब मिलेगा, जो भी बोलिए, लाखों लाखों लोग जॉब तो कर रहे हैं ना उसमें, लाखों लाखों माय डियर स्टूडेंट, लिटरली स्पीकिंग लाखों लाखों, नहीं तो बैंक में जॉब कहाँ है। बैंक में एग्जाम दे करके जो IBPS का एग्जाम दे के जॉब दीजिएगा वो तो बहुत कम ही है। एक्चुअली जो लोग जॉब करते हैं वो सब तो प्राइवेट जॉब ही करते हैं बैंक में। तो बैंक एक बहुत बड़ा जॉब सेक्टर है। बैंक में लाखों लाखों लोग ऐसे जिनका घर परिवार बैंक से ही चल रहा है, तो बैंक एक जॉब क्रिएटर भी है। कोचिंग का बुक में 14 पॉइंट दिया हुआ है, आप 12-13 लिख देना। कितना लिख देना? 12-13। देखिए सुना हुआ रहेगा पॉइंट, जितना ज़्यादा समझ के जाइएगा, बना के लिखिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यस आस्ते, अच्छा किस क्वेश्चन में कितना? ओपन एंड एंड क्लोज एंड, ये ना लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, इसको नोट्स बनाना होगा। लिखिए ओपन एंड एंड क्लोज एंड, कॉपी निकाल लीजिए बाबू। ओपन एंड एंड क्लोज एंड, कोई कॉपी होगा तो लिख ले, कोई भी कॉपी, मैथ्स अकाउंट्स कोई भी कॉपी हो तो निकाल लीजिए, बात नहीं। एक बार लिख लो, याद रहेगा। नहीं आस्ते देखिए, कोचिंग का बुक में जो लिखा हुआ है ना वो डेफिनेशन टाइप का लिखा हुआ है, इसी को हम लोग डिफरेंस टाइप का लिखवा दे रहे हैं आपको, बात समझे? तो हटिए तो थोड़ा, हटिए तो आप थोड़ा, उसको बुक उठाइए, तो दो बुक उठाइए, कोई बुक दीजिए, बोला हाँ दीजिए, हाँ दीजिए, एक तो हथियार निकल गया। चलिए देखिए बाबू बात नहीं, बाबू देखिए, और देखिए ओपन एंड क्लोज एंड, सुनिएगा, ओपन एंड क्लोज एंड जो है कोचिंग का बुक में दिया हुआ है, लेकिन नोट बाय टाइप का दिया हुआ है, डिफरेंस टाइप का तो नहीं दिया हुआ है। अगर वो बात नहीं, अगर शॉर्ट नोट टाइप का पूछेगा तो वहां से लिख दीजिएगा, लेकिन अगर डिफरेंस टाइप का पूछेगा तो वहां से लिखना थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं होता, तो उसी का हम लोग नोट बना ले रहे, ठीक है। देखिए बोल दीजिए, 2 कॉलम बनाइएगा, एक ओपन एंडेड एक क्लोज एंडेड स्कीम, मतलब फंड सॉरी, ओपन एंडेड फंड। क्वेश्चन में क्या है? स्कीम है ना, फंड है, क्वेश्चन में जो है वही लिखिएगा।
देखिए ओपन एंड का मतलब क्या होता है, ओपन एंड का एक बार मीनिंग बता दे। ओपन एंड स्कीम का मतलब होता है जब मन तब खरीदिए, जब मन तब बेचिए, ना आपके खरीदने का खुशी ना आपके बेचने का गम। जहां आपके खरीदने का खुशी ना आपके बेचने का गम, ये होता है ओपन एंडेड स्कीम या ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड क्या होता है, जहां पर एक लिमिटेशन होता है कि इतना दिन के अंदर भाई आपको बेच देना है, उसको क्लोज एंड बोलते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रख के डिफरेंस लिखेंगे। चलिए लिखिए, ओपन एंडेड फंड can be purchased and sold. Open-ended fund can be purchased and sold on continuous basis. On continuous basis. On कौन सा बेसिस बाबू? कंटिन्यूस बेसिस। अब क्लोज एंडेड में लिखिए, these are bought and sold, these are bought and sold only for these are bought and sold for only for limited period. हो गया बच्चों? उसके बाद पॉइंट नंबर 2 चले क्या? देखिए लिखते लिखते क्या होगा, अब ये याद भी हो जाएगा। बताइए हम आपसे पूछते हैं ओपन एंडेड क्या है? ओपन एंडेड क्या है? उसमें कोई टाइम लिमिट होता है? क्लोज एंडेड में टाइम लिमिट होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, दी ओपन एंडेड में दीज आर परपेचुअल, दीज आर परपेचुअल, दीज आर क्या बच्चों? परपेचुअल। परपेचुअल मतलब बाबू लॉन्ग टर्म लाइफ। और उसमें लिखिए दीज आर फॉर 3 to 5 years, दीज आर फॉर these are for 5 years. हो गया बच्चों? चले आगे, कितना नंबर में हो गया बताइए? 2 हो गया। तीसरा नंबर में आइए, तीसरे नंबर में आइए, नो लिस्टिंग, ओपन एंडेड वाला में लिखिए नो लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें लिस्टिंग कराने का दरकार नहीं। सर लिस्टिंग क्या होता है? शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन। नो लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड, उसमें लिखिए लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड, लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। जहां भी लिख रहे हो ना आंसर अपना याद रखने के बाद यहां पे हम इसका आंसर लिखे थे, हमको यहां से याद करना है। लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड, उसमें लिस्टिंग का दरकार नहीं है, इसमें लिस्टिंग कराना जरूरी है। क्लोज एंड वाला को लिस्टिंग कराना पड़ेगा, ओपन एंड वाला को लिस्टिंग कराना दरकार नहीं है। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इट इज लिक्विड, इट इज लिक्विड इटसेल्फ, इट इज लिक्विड इटसेल्फ। उसमें लिखिए here stock market is liquidity provider, liquidity provider। कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 5, फंड साइज इज फ्लेक्सिबल। ओपन एंड वाला में लिखिए, ओपन एंड वाला में लिखिए फंड साइज इज फ्लेक्सिबल, फंड साइज इज फ्लेक्सिबल। फंड साइज इज
फ्लेक्सिबल। और उसमें लिखिए हेयर फंड साइज इज लिमिटेड, हेयर फंड साइज इज लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड मत लिखिए, फिक्स, उसके हिसाब से लैंग्वेज यूज करिए, फिक्स। यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, वहाँ पे क्या होता है, फिक्स। पॉइंट नंबर, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या, सपोज एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछा, एग्जाम में बोला राइट शॉर्ट नोट और ओपन एंडेड स्कीम, ओपन एंड वाला जितना की पॉइंट है लिख दीजिएगा एक साथ बना करके। तो ये सब चीज आपको अब जानना होगा भाइयों बहनों। अगर ये सब चीज नहीं आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके एटीट्यूड में नहीं होगा तो आप सेम 3 में नहीं पढ़ पाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस पूरा आप सोचेंगे यही क्वेश्चन देते लाइन टू लाइन सेम, यही क्वेश्चन आया आपको ओपन एंडेड क्लोज एंड का आप डिफरेंस पढ़ के गए, एग्जाम में बोला राइट शॉर्ट नोट एंड क्लोज एंड, तो क्लोज एंड वाला पॉइंट लिख देंगे। तो इतना तो आपको आना चाहिए बाबू, आप समझ रहे ना। कितना पॉइंट हो गया बताइए, 5। पॉइंट नंबर 6 लिखिए, ओपन एंड में लिखिए नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। उसमें लिखिए लिमिटेड एंड फिक्स, लिमिटेड एंड फिक्स। कितना हो गया, पॉइंट नंबर 7 लिखिए देयर इज नो लॉक इन पीरियड, देयर इज नो लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड मतलब यहाँ पर ओपन वाला में लिखिए लॉक इन पीरियड बोल के कुछ नहीं होता है। लॉक इन पीरियड मतलब फिक्स पीरियड, कितना दिन में खरीदना ही पड़ेगा या इतना दिन तक रखना ही पड़ेगा, जब मतलब खरीदे जब मतलब बेचिए। उसमें लिखिए देयर इज लॉक इन पीरियड, देयर इज लॉक इन पीरियड, मतलब आपको एक फिक्स टाइम तक रहना ही पड़ेगा। लॉक इन पीरियड मतलब फिक्स टाइम तक रहना ही पड़ेगा। जैसे कोचिंग हम लोग का है, हम लोग कोचिंग में क्या, जैसे ओपन एंडेड क्लास है, आपको जब मन है तो आइए, जब मन तब जाइए। कभी ना आपके आने पे कुछ बोलते हैं ना जाने पे कुछ बोलते हैं, तो ये ओपन एंडेड हो गया। क्लोज एंडेड क्या होता है कि आपको आके इतना देरी बैठना ही पड़ेगा, तो ये हो गया लॉक इन पीरियड। कौन सा पीरियड, लॉक इन पीरियड। कितना पॉइंट हो गया, हो गया और लिखा दे बोलिए। पॉइंट नंबर 8 लिखिए, ठीक है, दिस कैन बी सोल्ड, दिस कैन बी सोल्ड इवन आफ्टर, even after initial offering period, initial offering period, offering period। और उसमें लिखिए here, here securities cannot be sold, securities cannot be sold before specific tenure, yes, before specific tenure, TENURE, tenure। उसके लाइए हो गया बाबू, कितना पॉइंट गया, 8 हो गया ना। आईएफएस के एग्जाम से पहले कोई गैपिंग वैपिंग दिया क्या, तो ठीक है, अच्छा एक दिन बहुत हो गया, आराम से हो जाएगा। जितना देखो आपको वो एक दिन में क्या करिएगा वो आपको सिखाते हैं। वो एक दिन में क्या करिएगा, आप पहले नोट्स निकालिए, कोचिंग का बुक निकालिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा और वीडियो खोल लीजिएगा। वो एक दिन में आपको क्या करना है, पहले पूरा वीडियो 5 वीडियो बनेगा इसका टोटल, इस टॉपिक के ऊपर, इस सेशन के ऊपर 5 पार्ट में आपको हम पढ़ाएंगे। तो 5 वीडियो इस पर हम लोग बनाने वाले हैं, तो 5 पार्ट में आपको पढ़ाएंगे, 5 वीडियो आपके पास रहेगा। पहले वीडियो पूरा देख लीजिएगा, पूरा रिवीजन रहेगा। उसके बाद वीडियो बंद, पूरा एक दिन का गैपिंग में क्या करना है, वीडियो बंद करने के बाद जो भी पढ़े रहेंगे वो तो सजेशन वाला ही रहेगा। एक बार रीडिंग मार लेंगे अच्छा से, अगला दिन जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, आपका एग्जाम ऊपर वाला का आशीर्वाद से बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा के लिए हम आपको बोल रहे हैं, अगर खाली अच्छा जाना है तो खाली वीडियो देख के चल जाइए, पढ़िएगा भी मत, खाली वीडियो देख के चल जाइए, खाली अच्छा जाएगा। और बहुत अच्छा जाना चाहिए चाहते हैं एग्जाम,
तो पढ़ के जाना होता ना लिख पाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट पता चलेगा। लिखना तो बुक का लैंग्वेज ही पड़ेगा और कोचिंग वाला लैंग्वेज को मिला के लिखना पड़ेगा। और आप लोग में जिनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है आप लोग गेनर हो जाओगे एग्जाम में, जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है आप लोग गेनर होंगे, आप लोग का थोड़ा कम गेन होगा। जो लोग का इंग्लिश अच्छा है आप लोग इस बार बहुत बड़ा गेनर होने वाले हो IFS में। क्या है, बना के लिखने का कला होना चाहिए आपके अंदर IFS जैसे पेपर में। जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है आप लोग के अंदर भी कला है, अब यू नो दैट कैसे बनाते हैं आप। 8 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट काफ़ी है भाई और बहनों। अब देखिए अच्छा चीज़, आप ओपन एंड क्लोज एंड पढ़ना होगा तो वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोलिए। What do you mean by NBFC? इसका आंसर है कि लिखाना पड़ेगा बाबू। पेज नंबर 63-65। हाँ इसका आंसर है, कोचिंग का बुक में को समझा देते हैं। पेज नंबर 63 में NBFC का डेफिनेशन है, अब पेज नंबर 65 में NBFC का रोल देखिए, रोल, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, सबका आंसर एक ही होगा। रोल, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, सबका आंसर एक होगा। एडवांटेज चले, पेज नंबर 63 में इसका डेफिनेशन है, और पेज नंबर 65 में इसका क्या बाबू, फंक्शन है। देखिए एनबीएफसी के बारे में एक बार क्विकली समझाते हैं। सुनिए बाबू, बात नहीं, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंक तो नहीं है, बैंक के जैसा है। बैंक तो नहीं है, बैंक के जैसा है। जैसे कि LIC बैंक तो नहीं है, बैंक के जैसा है। बात समझे, ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा ही काम करता है। जैसे बहुत सारे फिनेंस इंडस्ट्री है, हायर परचेज कंपनी है, लोन कंपनीज है, ये लोग क्या बैंक नहीं है बट बैंक के जैसा है, उसको एनबीएफसी बोलते हैं। और एनबीएफसी का रोल एक बार रोल, फंक्शन एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हेल्प करता है, कैपिटल मार्केट में हेल्प करता है, फैक्टरिंग में हेल्प करता है, फैक्टरिंग मतलब ब्रोकर लोग को हेल्प करता है, गाड़ी वाड़ी खरीदने में, लोन देने में हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा रोल को, वही सब बात लिखा हो तो रोल को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का नहीं। तो मीनिंग समझे, एनबीएफसी का मीनिंग क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये वो इंस्टीट्यूट होते हैं जो बैंक नहीं है, बैंक के जैसा है। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट, समझे ना। तो रोल, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी पूछेगा एक ही आंसर हो। ठीक है बच्चों, कितना क्वेश्चन हो गया बताइए। आज 6 क्वेश्चन का रिवीजन किए हम, जैसे कि आपको हमने कहा कि 5 पार्ट में वीडियो करेंगे, 6-6, 7-7 क्वेश्चन करके रिवीजन करना है। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंटली क्लासेस होते रहेंगे IFS के, बाकी सब सिलेबस कंप्लीट ही हम लोग का, ये भी कंप्लीट है, आप रिवीजन कर रहे हैं जिसका जितना जरूरत है उसके हिसाब से। हो गया गाइस, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।